गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। आज उससे आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं काल अनाश्रित काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण एवं इसका हम क्या देखते हैं, स्थायी अवस्था हल देखते हैं। कल हमने काल आश्रित श्रोडिंगर पर समीकरण पढ़ी थी, जो कि किस पर डिपेंड कर रही थी, समय पर। आज हम बात करते हैं काल अनाश्रित, जो कि समय पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई कण है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, जिसका संवेग कितना है, p है। वो एक स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में गति कर रहा है, यानी जहां उसकी गति क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और ऐसी गति को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं ना। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, किसी स्थितिज ऊर्जा, किसी स्थितिज ऊर्जा वी आर कोमा टी में गति कर रहे एम द्रव्यमान तथा, यानी उसका कण का द्रव्यमान कितना है, m, p संवेग के कण के लिए, p संवेग के कण के लिए, ठीक है, यानी कि कण की क्या गति के लिए, कण की जो गति होती है ना, निम्न श्रोडिंगर समीकरण दी जाती है। निम्न श्रोडिंगर समीकरण दी जाती है, ठीक है। तो श्रोडिंगर समीकरण हमने कल निकाली थी, क्या निकल के आई थी, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये क्या है हमारे पास, श्रोडिंगर समीकरण है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस, ये जो v है ना, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, r पर और t पर। और उसके बाद हमारे पास क्या है, साई है, और बराबर के बाद आयोटा एच कट डेल साई अपॉन क्या है, डेल टी है। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, इसमें से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ और साई इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, प्लस वी आर कोमा टी, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, साई। साई फलन होता है, कल हम पढ़ चुके हैं, किस किस का, आर का और टी का। साई किसका फलन होता है, आर का और टी का। आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी और साई आर कोमा टी लिख सकते हैं। अब इसमें कंडीशन, इसमें हम एक कंडीशन लिख के चलते हैं कि जो ये स्थितिज ऊर्जा यानी विभव है, ये है ना, यदि वी आर कोमा टी यानी विभव या स्थितिज ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करे, समय पर निर्भर नहीं करे, समय पर निर्भर नहीं करें, तो हम लिख सकते हैं वी आर कोमा टी जो है वो किसके बराबर होगा, केवल वी आर के बराबर होगा। कण जिस क्षेत्र में गति कर रहा है वो कैसा क्षेत्र है हमारे पास,
एक समान क्षेत्र है, ऐसे कह सकते हैं, वो समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो वी आर कोमा टी जो है वो किसके बराबर होगा, वी आर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो कल पढ़ी थी वो काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण पढ़ी थी। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण की। अब देखो इसमें फलन में भी तो साई आर कोमा टी है, यहाँ अनाश्रित है यानी समय नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम चर पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, चर पृथक्करण विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो साई आर कोमा टी जो फलन होता है ना हमारे पास, उसको दो फलनों के गुणनफल के रूप में मान लेते हैं। एक तो क्या हो गया, साई आर हो गया जो कि केवल आर पर डिपेंड कर रहा है, और एक हो गया फाई जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक तो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर, और एक किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर। ये दोनों जो वैल्यूज होती है ना, ये वाली वैल्यूज, ये हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। किसमें, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m लिख देते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन क्या, 2m। फिर है डेल्टा स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस, अब देखो वी आर कोमा टी है, ये ऐसी समीकरण होती है जो कि किस पर निर्भर नहीं करती है, समय पर। तो यानी कि विभव भी ऐसा है जो केवल स्थिति पर निर्भर करता है। उसके बाद हमारे पास साई आर कोमा टी है, साई आर कोमा टी को हम कैसे मानते हैं, दो फलनों के गुणनफल के रूप में, यानी साई आर इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई टी आ जाएगा। साई आर कोमा टी की वैल्यू साई आर कोमा फाई टी आ जाएगा। फिर आ रहा है हमारे पास इक्वल के बाद आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और हम इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं, साई आर इंटू क्या, फाई टी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होगा क्या हमारे पास, ये देखो ये साई आर और फाई टी को हम अंदर गुना करेंगे। ठीक है, साई आर और फाई टी को कहाँ गुना कर रहे हैं, अंदर गुना कर रहे हैं। ये क्या है, डेल्टा स्क्वायर होता है जो कि किसके बराबर होता है, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये आर का है, ये टी का है। आर तो एक्स वाई जेड का फलन होता है ना, तो आर का तो अवकलन हो जाएगा लेकिन टी का अवकलन नहीं होगा। दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से फाई टी कॉमन लेते हैं, टी किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, देखो फाई टी तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। साई आर अंदर गुना कर देते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि ये डेल्टा स्क्वायर के साथ क्या हो सकता है, अवकलन हो सकता है, इसलिए नहीं साई आर भी हम क्या ले सकते थे, कॉमन ले सकते थे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, बी आर बनेगा, और क्या बनेगा, साई आर बनेगा, और ब्रैकेट क्या बंद, और बराबर के बाद देखो टी के सापेक्ष अवकलन है, तो साई आर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और आयोटा आयोटा एच कट तो बाहर है ही हमारे पास, आयोटा एच कट तो बाहर है ही, और किसका अवकलन होगा, देखो ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, अवकलन किसका होगा, डेल फाई टी अपॉन किसका, डेल टी का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, इतना हम इस समीकरण को बना लेते हैं। इसके बाद इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं, साई आर पाई टी से, साई आर पाई टी से क्या करने पर, भाग देने पर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि समय हट जाए हमारे पास, साई आर कोमा फाई टी से भाग देने पर। तो देखो इसमें भाग दोगे तो फाई टी से फाई टी कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन साई आर बचेगा, और माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर साई आर बच रहा है, प्लस वी आर और साई आर बनेगा। ठीक है, और बराबर के बाद यहाँ साई आर से साई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन क्या बचेगा, फाई टी आयोटा एच कट डेल फाई टी अपॉन क्या, डेल टी बन जाएगा। ठीक है,
ये कौन सी विधि है हमारे पास जिसकी सहायता से हम ये समीकरण बना रहे हैं? चर पृथक्करण विधि है। और कौन सी इक्वेशन बनाएंगे हम? काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो समीकरण बन गई हमारे पास, कौन सी समीकरण बन गई? वन वन अपॉन क्या? साई आर, वन अपॉन साई आर। उसके बाद क्या है? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन क्या? 2m। और डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर क्या? साई आर, डेल्टा स्क्वायर क्या? साई आर, प्लस के क्या? वी आर इंटू क्या? साई आर, है ना। और बराबर के बाद क्या आ रहा है? वन अपॉन क्या? फाई टी, वन अपॉन फाई टी। और आयोटा एच कट डेल फाई टी अपॉन क्या? डेल टी बन जाएगा। इसे दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर कितनी? 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने कितनी दे दी इसको? 2 दे दी। अब आप देखो इस इक्वेशन में जो दाया पद है और बाया पद है, ठीक है, वो ये बाया पद तो केवल आर का है और दाया पद केवल टी का बन गया। समीकरण 2 में क्या? बाया पद आर पर तथा दाया पद यानी राइट साइड टी पर निर्भर करता है। टी पर क्या करता है? निर्भर करता है। यदि एक पक्ष में परिवर्तन किया जाए, यानी आर में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन किया जाए तो दूसरा पद क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगर आप इसमें परिवर्तन करा रहे हो, क्या ये पद चेंज होगा? नहीं। इसको चेंज करा रहे हो, क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष किसी नियतांक के बराबर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए। तो ये हम क्या करते हैं? देखो, माना ये जो पद आ रहा है 1 अपॉन फाई टी, ऊर्जा से संबंधित पद मान सकते हैं इसे, समय वाला है जो आयोटा एच कट डेल फाई टी अपॉन क्या? डेल टी। ठीक है, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं? ई के बराबर मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो अब क्या बनेगा? देखो, इसको इसमें रखो, समीकरण किससे? 2 से। इसको मैंने किसके बराबर मान लिया? नियतांक के बराबर, क्योंकि चेंज ही नहीं होंगे। तो क्या आएगा? 1 अपॉन क्या? साई आर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर क्या? साई आर, है ना, प्लस के क्या? वी आर इंटू क्या? साई आर। ठीक है, और बराबर के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? ई आ जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये साई आर को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूँ, है ना, तो क्या बनेगा? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर क्या? साई आर, प्लस के क्या? वी आर साई आर। ठीक है, बराबर ये साई आर इधर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? ई साई आर बन जाएगा। बन गया या नहीं बन गया? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर बराबर ई साई आर। ठीक है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m
डेल्टा स्क्वायर साई आर इसमें भी है, साई आर इसमें भी है, दोनों में से क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास क्या, साई आर बराबर क्या, ई साई आर आ जाएगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती हैं, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। इसे काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट क्या कहलाती है हमारे पास, श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। तो ये इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, हम श्रोडिंगर समीकरण बना सकते हैं। देखो फलन हट जाए साई आर तो ऊर्जा जो होती है वो ये गतिज ऊर्जा बन रही है और स्थितिज ऊर्जा के योग के क्या होती है, तुल्य होती है। इसका हल हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे पास है क्या, इक्वेशन नंबर 3, कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण किससे, 3 से। क्या है समीकरण 3, 1 क्या, फाई टी आयोटा एच कट डेल फाई टी क्या, डेल टी बराबर से क्या है, ई है। यही बनेगा, फाई टी को इधर ले जाते हैं हम, ये बनेगा डेल फाई टी डेल टी और 1 एच कट इधर ले गए और ये बन रहा है ई इंटू क्या, फाई टी बन जाएगा, बना लोगे। इसके बाद आयोटा से हम ऊपर नीचे क्या कर दें, गुना कर दें, डेल फाई टी क्या, डेल टी, आयोटा से ऊपर नीचे गुना करा तो नीचे आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो आयोटा ई क्या बन रहा है, एच कट और फाई टी बन रहा है, बन गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, समाकलन करने पर यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास क्या, फाई टी, या तो आ जाएगा हमारे पास क्या, फाई टी, या फिर हम इसका ऐसे कर सकते हैं समाकलन, देखो इसको ऐसे ले लो, ये तो डेल फाई टी, ये फाई टी और ये भी फाई टी है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, डेल फाई टी क्या, फाई टी और माइनस आयोटा ई एच कट इंटू क्या, डेल टी। अब करो समाकलन करने पर, अब इसका समाकलन करोगे 1/x dx का समाकलन log x, तो ये बनेगा क्या, log क्या, फाई टी बराबर से माइनस आयोटा ई एच केट और डेल्टा टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, डेल्टा टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसमें देखो नियतांक और जुड़ता है सी, तो प्रारंभ में हम मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर ये कितना आता है, 0, यानी नियतांक मैंने स्टार्टिंग में प्लस ए जोड़ेंगे, वो क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। ये चलो हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं, समाकलन कर देते हैं, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास इतना बन जाता है, हमारे पास log फाई टी बराबर से माइनस के ए, नियतांक लिख दिया ना, नियतांक जोड़ता है जब भी हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, और log है ना तो कैसा जोड़ देंगे नियतांक, log ही जोड़ देंगे, log जोड़ ही दो ना। अब देखो ये log a, ये log b और इधर ले जाएंगे log a माइनस बी, क्या होता है, log फाई टी बटे क्या होता है, ए होता है, बराबर माइनस आयोटा ई एच कट इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा,
फाई टी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये लोग है ये किस में जाएगा, ई की पावर में माइनस आयोटा माइनस ई एच कट इंटू क्या टी बन जाएगा। और फाई टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए इंटू ई की पावर माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट इंटू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, फाई की टी की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास फलन क्या था जो हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे, हम स्टार्टिंग में जो हम लेकर चले थे वो फलन हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि साई आर कोमा टी जो है वो किसके बराबर था, साई आर इंटू किसके, फाई टी के बराबर था। किसके बराबर था, साई आर इंटू क्या, साई आर इंटू क्या, फाई टी के क्या था हमारे पास, बराबर था। तो दोनों की वैल्यू हम लिख देते हैं। फाई टी की वैल्यू क्या है, देखो a इंटू ई की पावर माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट इंटू टी इंटू क्या आ जाएगा, साई आर। तो ये आ गया हमारे पास फलन आ गया साई आर कोमा टी। किस किस पर डिपेंड करेगा, ये गतिशील कण के लिए क्या होता है, तरंग फलन होता है। यह है गतिशील कण के लिए क्या है, तरंग फलन है। यह गतिशील कण के लिए क्या है, तरंग फलन है। ठीक है, अब किसी तरंग फलन के लिए हम क्या देते हैं, प्रायिकता घनत्व देते हैं। किसी तरंग फलन के लिए हम क्या देते हैं, प्रायिकता घनत्व देते हैं। और प्रायिकता घनत्व संभावना मैंने आपको बताई थी कैसे देते हैं, पी आर कोमा टी जो है वो साई आर कोमा टी के मोड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। यही होता है प्रायिकता घनत्व। अब जो ये साई आर कोमा टी है ये केवल किस पर डिपेंड करना चाहिए, आर पर। अगर हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण की बात करें तो ये केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। अभी अभी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अर्थात प्रायिकता घनत्व, अर्थात प्रायिकता घनत्व किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रायिकता घनत्व समय पर निर्भर नहीं करता है। प्रायिकता घनत्व किस पर निर्भर नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी अवस्थाओं को स्थायी अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्थाओं को, ऐसी अवस्थाओं को स्थायी अवस्थाएं कहते हैं। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, स्थायी अवस्था कहते हैं। ठीक है, इनके संगत, इनके संगत हल क्या कहलाते हैं, स्थायी हल कहलाते हैं। इनके संगत हल क्या कहलाते हैं, स्थायी हल कहलाते हैं। इस तरीके से हम कौन सी समीकरण के बारे में पढ़ते हैं, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। इस तरीके से हम इसका डेरिवेशन बना लेते हैं।